Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome to BPSC Concept Wala. Today is 31st July and today is the last day of this month July. हम लोग इस महीने के 7 महीने को ख़त्म कर चुके हैं, रिमेनिंग 5 महीना बचा है, राइट। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे द इंडियन एक्सप्रेस का, जो कि एज यूजुअल करते हैं हम उसका न्यूज आर्टिकल का। तो आज का जो हेडलाइन है वो इस तरह है कि वायनाड में आप देख रहे हो कि नेचुरल क्लाइमेटीज़ जो है कैसे हम लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है। आप आए दिन आप जब रोज़ देख रहे हो कहीं ना कहीं कोई ऐसा नेचुरल डिजास्टर होता है जो कि एकदम ही बिल्कुल ही अनबिलीवेबल होता है। देख रहे हैं कि इंटायर विलेज वाज वाइप्ड आउट एंड हाउसेस विथ फैमिली ब्यूरिड अंडर डेब्री, है ना। आंखों के सामने, हम लोग के सामने मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा बनते जा रहा है। कैसे अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे एक पूरा का पूरा जो एक डेवलप्ड सिविलाइजेशन था वो कैसे ख़त्म हो जाता है एक नेचुरल क्लाइमेटी के कारण। वो देख रहे होंगे, और जब उधर वॉर देख रहे होंगे तो वो भी समझ में आता होगा कैसे का कैसे कैसे पूरा का पूरा सिविलाइजेशन, कैसे पूरा का पूरा एक कॉन्टिनेंट जैसे सब खत्म हो जाएगा, है ना। इसी तरह वहाँ भी हुआ होगा। द सेम लाइक थिंग द वायनाड में क्या हुआ, डिजास्टर हिट विलेज। रात में वहाँ क्या हुआ, लैंडस्लाइड आया और पूरा गाँव का गाँव पूरा बह गया और लोग सोए सोए ही मर गए, है ना। रेस्क्यू के लिए आर्मी लगा है। उसके बाद एक गुड न्यूज़ ये है कि मनु वाकर जो थी वो इंडिपेंडेंट इंडिया की, हमारा आज़ाद देश की पहली एथलीट बनी हैं जो 2 मेडल एक ही गेम में जीती हैं। इस बार वो क्या जीती हैं, ब्रॉन्ज फिर से जीती हैं 10 मीटर में, लेकिन मिक्स टीम में। और उनके जो मिक्स टीम में जो दूसरे टीममेट थे वो कौन है, सरबजोत सिंह। दोनों हरियाणा के रहने वाले हैं। आगे हम इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे। एक न्यूज़ और, 2 किल्ड 16 इंजर्ड एंड हावड़ा मेल डिटेल्ड इन झारखंड। आप अभी इस सप्ताह तो पूरा एक दिन ऐसा नहीं रहा है जिस दिन कोई रेल का एक्सीडेंट ना हुआ हो, है ना, ट्रेन का एक्सीडेंट ना हुआ हो, है ना। पता नहीं हमारे मिनिस्टर्स और कैबिनेट और लोग अधिकारी क्या करते हैं, ठीक है। आई शुड नॉट क्रिटिसाइज हेयर, है ना, लेकिन पर्सनली अगर हमसे पूछा जाए तो छोड़िए इस सब बात को, है ना। आइए हम अपना न्यूज़ डिस्कशन करते हैं। सो आज 31 जुलाई है और हम अपना न्यूज़पेपर आर्टिकल है जो वो देखेंगे। तो पहला वही है, वायनाड में 122 अभी तक डेथ हो चुका है एंड बट इट इज़ स्टिल काउंटिंग। आर्मी लगी है ज्वाइनिंग के लिए। इसमें हम क्या डिस्कस करें, नेचुरल क्लाइमेटी के बारे में बोलते बोलते तो मन भारी हो जाता है। आप सोच रहे हैं वहाँ का सिचुएशन कि 122 लोग मर गए हैं, पूरा गांव ख़त्म है। कैसा लग रहा है वहाँ का मंजर, ठीक है, खुद पढ़ लीजिएगा एक बार। अगला डिस्कशन जो करते हैं वो है कि मनु वाकर जो है अगेन इंडिपेंडेंट इंडिया की फर्स्ट एथलीट बनी हैं जो 2 मेडल जीती हैं एक ही गेम में। एक ही गेम कहाँ, वो गेम कहाँ हो रहा है, बात कर रहे हैं हम समर ओलंपिक्स की जो पेरिस में हो रहा है। और 10 मीटर एयर पिस्तौल में वो मिक्स टीम में जीती हैं। दूसरे कौन हैं, सरबजोत सिंह हैं। सरबजोत सिंह कहाँ के रहने वाले हैं, अंबाला हरियाणा के रहने वाले हैं। और मनु वाकर भी कहाँ के रहने वाली हैं, वो झज्जर डिस्ट्रिक्ट हरियाणा, उनके गांव का नाम गोरिया है। लेकिन इनका जो फैमिली है मनु वाकर का वो कहाँ रहता है, फरीदाबाद में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि मनु वाकर इज अगेन इंडिपेंडेंट इंडिया की फर्स्ट एथलीट बनी है जो 2 मेडल जीत गई है एक ही में, ठीक है। इनके बारे में एक स्टोरी है आज न्यूज़पेपर में, इन दोनों के बारे में, उसको पढ़िएगा। उसको पढ़ने से आगे हम बताएंगे कि पढ़ने से क्या फ़ायदा है, क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों टाइम देना चाहिए इसको पढ़ने के लिए, ठीक है। बस ये ध्यान रखिएगा कि दोनों में कौन सा आया है, हमारा जो मेडल आया वो कौन सा आया, ब्रोंज। और दोनों शूटिंग, किस चीज़ में आया, शूटिंग के लिए। अगला जो है वो आज हमारा कौन है, शहीद आजम सरदार उधम सिंह का शहादत दिवस है। 31 जुलाई 1940 को 1940 में इनको क्या किया था, हैंग कर दिया गया था, इनको फांसी दिया गया था। किस लिए, क्योंकि ये बदला लिए थे किस चीज़ का, जलियांवाला बाग का। किसको मार के, किसको असैसिनेट करके, माइकल ओडायर को। वो कौन था, वो था लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब। तो इनके बारे में थोड़ा सा बता दे रहे हैं। आई एम फीलिंग वेरी प्राउड कि जब हम इनके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। बात करें, ये रहने वाले कहाँ के थे, ये पंजाब के रहने वाले थे, ठीक है। इनका नाम जो था बचपन में, इनका नाम था शेर सिंह, है ना, जैसा नाम वैसा काम। शेर सिंह इनका नाम था, लेकिन बाद में इनका नाम उधम सिंह है, ठीक है। जिनको लोग जानते हैं, इनको हम शहीद आजम सरदार उधम सिंह के नाम से जानते हैं। इनका अगर हम बर्थ की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था, 26 दिसंबर 1899 में। ये जनरली गदर पार्टी और HSRA से जुड़े हुए थे। HSRA क्या था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, ठीक है। किनके द्वारा बनाया गया था, पहले क्या था, आप HSRA और HRA के बारे में बताइएगा कि पहले क्या था, पहले वो HRA था,
है ना, उसके बाद वो बन गया था HRA। इसके बारे में पढ़िएगा, बीपीएससी से इससे सवाल एकदम रेगुलर ही आता है। तो क्या हुआ कि जलियांवाला बाग हुआ मैसेकर, जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसको कहते हैं, वो दिन था, द ब्लैक डे वॉज अप्रैल 13 1919 1919 13 अप्रैल को। उस दिन क्या हुआ था, प्रोटेस्ट कर रहे थे, किसके लिए, रॉलेट एक्ट के लिए। रॉलेट एक्ट क्या था, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि व्हाट वाज रॉलेट एक्ट, है ना, ये सब पढ़े होंगे, है ना, ऐसा एक भी आप में से नहीं होंगे जो नहीं पढ़े होंगे। अगर आप कमेंट करके नहीं बताते हैं कि व्हाट वाज रॉलेट एक्ट, तो ये तो नाइंसाफ़ी करते हैं हम लोग के साथ आप, है ना। तो आप बताइए कि रॉलेट एक्ट क्यों आया गया था, क्यों इसके लिए प्रोटेस्ट हो रहा था। अगर हम बात करेंगे इमीडिएट काउज की कि क्यों उस दिन प्रोटेस्ट हो रहा था, तो दो जो थे वो दो लोग थे। कौन थे, सैफुद्दीन किचलू और दूसरे कौन थे, सत्यपाल। सत्यपाल, इन दोनों को क्या कर लिया गया था, अरेस्ट कर लिया गया था। इसी के लिए यहाँ पे एक मीटिंग रखा गया था, एक जन सैलाब यहाँ आया था बात करने के लिए। लेकिन क्या हुआ, ऑन द ऑर्डर ऑफ माइकल ओडायर, है ना, जनरल डायर जो था वो उस समय क्या था, वहाँ का ऑफिसर था, और वो ओपन फायर कर दिया और इसमें बहुत सारे लोग मारे गए। इसी से आहत होके जो हमारे सरदार उधम सिंह शहीद आजम, वो बदला का भावना रखते हैं, रिवेंज की भावना रखते हैं, और वो कहते हैं कि इसका जो मेल कल्प्रिट है कौन, माइकल ओडायर, उससे हम बदला लेंगे। इन पे एक मूवी आई है जो सुजीत सरकार के द्वारा बनाया गया, बहुत ही उम्दा मूवी है। उसमें जो एक्टर हैं, जो किरदार निभाए हैं शहीद आजम उधम सिंह के बारे में, विकी कौशल के द्वारा किया गया है। आप लोग को एक बार मूवी देखनी चाहिए, अगर आपके पास समय हो तो ज़रूर देखिएगा, है ना। आपको समझ में आएगा कि एक क्रांतिकारी का लाइफ कैसे होता है ना, कैसे वो बदला लिए, कैसे वो उनके मन में कैसी व्यथा थी, वो आपको समझ में आएगा। खैर, तो वो कहाँ मारे, माइकल ओडायर को मारे, कहाँ, 13 मार्च, कब मारे थे, 13 मार्च 1940 को। और वो कहाँ मारे थे, लंदन का कैक्सटन हॉल में जाके गोली मार दिए, ठीक है। बोले सीना में 2 गोली मारे, एकदम सामने खड़े होकर ठाएं ठाएं। क्या और क्या बोले वहाँ, बोले कि हम कोई गलती नहीं किए हैं, हम यहाँ आए थे। वो कैसे ले गए थे अपने, वो बुक में डाल के रिवॉल्वर शेप, और रिवॉल्वर कहाँ से खरीदे थे, वहीं से, वहाँ का कोई ये हॉल है, वहीं ये कोई पब वब से कहीं से खरीदे थे। और जब इनसे पूछा गया कि इनका मोटिवेशन क्या है, तो इनका जो स्पीच था हम वो रिसाइट करना चाह रहे हैं। क्या बोले थे कि आई डिड इट बिकॉज आई हैड अ ग्रज अगेंस्ट हिम, ही डिजर्व्ड इट, आई डोंट बिलोंग टू ए सोसाइटी और एनीथिंग एल्स, आई डोंट केयर, आई डोंट माइंड डाइंग, what is the use of waiting until you get old, is Zetland dead, he ought to be, I put 2 into him, है ना, 2 गोली मारे थे। I bought the revolver from the soldier in a public house, my parents died when I was 3 or 4, only one dead, I thought I could get more। क्या मोटिवेशन रहा होगा ये आदमी का, ठीक है। लास्ट में बोले कि आई हैव प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस वाज माई ड्यूटी, समझ गए। सो हम लोग को भी इनसे मोटिवेशन लेना चाहिए और ये सीखना चाहिए कि कैसे अपने राष्ट्र के लिए, अपने देशवासियों के लिए, कैसे कोई एक आदमी जो गलत किया था उससे बदला लिया गया, कैसे नेशनैलिटी। सो आप लोग वो जो झिंगोइज़म में मत फंसिए, है ना, ओरिजिनल देशभक्ति में आइए, पढ़िए, देश का काम करिए, देश के लिए ऑनेस्टी से काम करिए। खैर, अब आगे चलते हैं। आगे जो हमारा न्यूज़ आर्टिकल है वो है डिमेंशिया के बारे में। डिमेंशिया क्या होता है, डिमेंशिया के बारे में बात करें तो डिमेंशिया एक काइंड ऑफ क्या है, कॉग्निटिव फंक्शन का लॉस हो जाना। हमारा जो कॉग्निटिव फंक्शन है, जैसे थिंकिंग, रिमेंबरिंग, रीजनिंग एटसेट्रा, जो हमारा जिससे ब्रेन जिस चीज़ पे ब्रेन काम करती है, अगर आपका रीजनिंग का बात करें, आपका थिंकिंग का बात करें, आपको कुछ याद करने की बात करें, आप किसी चीज़ को भूल जा रहे हैं, वो किसका फंक्शन है, ब्रेन का। तो उसी का जो लॉस हो जाता है, जो हमारा जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉग्निटिव फंक्शन। सो लॉस ऑफ कॉग्निटिव फंक्शन जो होता है, कॉग्निटिव फंक्शन, उसी का लॉस हो जाना, वो क्या बीमारी कहलाता है, डिमेंशिया। डिमेंशिया के बारे में बात करें तो बोला गया है कि लैंसेट स्टडी, लैंसेट क्या है, पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए लैंसेट क्या है। एक यूके का, शायद यूके का एक जर्नल है, जो वीकली जर्नल, जो मेडिकल जर्नल है। ये क्या करती है, ये मेडिकल में जो भी रिसर्च नया आता है, जिसके द्वारा नया रिसर्च किया जाता है, उस पर ये लिखती है, उस पर एक जर्नल लाती है। तो क्या है लैंसेट स्टडी, लैंसेट इज अ जर्नल ऑन जनरल मेडिसिन, जर्नल है ये वीकली आती है, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो वो क्या बोला कि डिमेंशिया होने का जो 2 नया रिस्क फैक्टर है वो क्या है, पहला तो विजन लॉस और दूसरा क्या है, हाई कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। आपको हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं, आपको बता दिए कि क्या होता है डिमेंशिया। डिमेंशिया क्या होता है, लॉस ऑफ आवर कॉग्निटिव फंक्शंस लाइक थिंकिंग, रिमेंबरिंग, रीजनिंग, एनालाइजिंग एटसेट्रा।
क्या है, डिमेंशिया, है ना। डिमेंशिया ही बाद में बढ़ के क्या हो जाता है, अल्जाइमर का रूप ले लेती है। तो इसमें क्या बोला गया, यहाँ के जो रिसर्चर्स थे वो क्या बोले कि दो तरह का जो दो रिस्क फैक्टर नया नया आया है वो क्या है, पहला कि अनट्रीटेड, यहाँ पे देखिए अनट्रीटेड विजन लॉस, और दूसरा क्या है, बैड कोलेस्ट्रॉल। बैड कोलेस्ट्रॉल बोला क्या गया कि अगर आपको पता है कि दो तरह का कोलेस्ट्रॉल हमारे यहाँ होता है, हमारे बॉडी में पाया जाता है, एक एलडीएल और एक होता है क्या, एचडीएल। एलडीएल के बारे में बात करेंगे तो वो क्या होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और एलडीएल का क्या होता है फुल फॉर्म, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। जो एलडीएल होता है अगर इसका मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जा रहा है तो क्या होगा, हमारे शरीर में बढ़ेगा तो वो आर्टरीज जो होता है उसमें ब्लॉकेज कर, हमारा जो आर्टरीज है इस तरीके का उसमें क्या कर देता है, ब्लॉकेज कर देता है, जिससे आपको हार्ट अटैक का खतरा हो जाता है ना। अभी आप देखिए, अभी रिसर्च में आया कि डिमेंशिया भी हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें एचडीएल की तो इसको क्या बोलते हैं हम, गुड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल है, ये क्या होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल। अगर हम बात करें कोलेस्ट्रॉल की कि व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल, तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, काइंड ऑफ फैट, एक फैट होता है, ठीक है, आपको बस ये याद रखना है। अब आपको ये बता रहे कि डिमेंशिया का जो दो कारण था वो क्या था, पहला कि अनट्रीटेड विजन लॉस, और दूसरा क्या था, ये बैड कोलेस्ट्रॉल, जो एलडीएल हमारा जो क्या है, बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल है, और गुड कोलेस्ट्रॉल कौन है, एचडीएल है। तो अनट्रीटेड विजन लॉस से बात करेंगे तो बोला जाता है कि 2% जो डिमेंशिया होता है वो अनट्रीटेड विजन लॉस के कारण होता है। अगर किसी आदमी का जो विजन लॉस हो गया है तो अगर उसको छोड़ देंगे तो उसको डिमेंशिया होने का खतरा बढ़ जाता है, कितना परसेंट, 2% लोगों को। लेकिन अगर एचडीएल की बात करें, कि बैड कोलेस्ट्रॉल की बात करें, तो अगर किसी आदमी में एलडीएल का जो मात्रा है वो शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो देयर इज ए 7% पीपल जिसमें चांसेस है कि उनको क्या हो जाएगा, डिमेंशिया। उसी के बारे में लिखा हुआ है कि अनट्रीटेड विजन लॉस एंड हाई कोलेस्ट्रॉल कंट्रीब्यूट टू 9%, दोनों मिला कितना हो गया, ये 2% एंड ये 7%, 9% ऑफ ऑल डिमेंशियल केसेस इमर्जिंग एज ए न्यू रिस्क फैक्टर अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट फ्रॉम 2024 लैंसेट कमीशन के द्वारा। लैंसेट स्टडी क्या है, एक मैगजीन, जो वीकली मैगजीन, ये जर्नल आती है, उसी के द्वारा एक कमीशन बनाया गया था, उसी के रिसर्च में आया है ना। आपको बता दी कि 7% डिमेंशिया जो होता है वो एलडीएल के बढ़े होने के कारण, और 2% जो है अनट्रीटेड विजन लॉस के कारण। अब ये फाइंडिंग में हमारा एक इंस्टीट्यूट है नेशनल इंपॉर्टेंस का, उसका नाम है नीमहांस, जो कहाँ है, बेंगलुरु में है। तो थोड़ा सा हम उसके बारे में आपको बता दे रहे हैं ब्रीफ में। नीमहांस, इसका नाम क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस। ये कहाँ है, ये है बेंगलुरु में। बेंगलुरु कहाँ है, कर्नाटका में, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये नेशनल इंपॉर्टेंस का इंस्टीट्यूट है, तो ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि इसके मिनिस्टर कौन बने हैं अभी, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के रिस्पेक्टिव मिनिस्टर कौन है, अभी हमारा जो नया कैबिनेट फॉर्म हुआ है उसमें नए मिनिस्टर कौन बने हैं, किनको बनाया गया है, आप कमेंट करके बताइएगा। अगर हम बात करें नीमहांस के डायरेक्टर की तो कौन है अभी, प्रतिमा मूर्ति यहाँ के डायरेक्टर हैं। और अगर हम बात करें इंस्टीट्यूट की एक्सेलेंस की तो दिस इज द 4th बेस्ट मेडिकल इंस्टीट्यूशन अकॉर्डिंग टू विच नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से ये हमारे देश का 4था सबसे बेस्ट मेडिकल इंस्टीट्यूट है, जो किस चीज़ पे काम करती है, मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस पे काम करती है। आपको समझ में आ गया। बाकी ये क्या बोला गया, डिमेंशिया जो है WHO के हिसाब से बोला गया कि 7th लीडिंग केस जो है डेथ का, जो है अगर पूरी दुनिया में देखा जाए तो 7वां मेजर कारण किसके कारण होता है डेथ लोगों का, वो है डिमेंशिया। डिमेंशिया का जो सिम्टम है वो क्या बोला गया है, इज नॉट ए सिंगल डिजीज बट ए ग्रुप ऑफ symptoms that disrupt memory, thinking, social skill. It's more prevalent from Alzheimer's disease, है ना, accounting 60 to 70% of cases. In 2020, the Lancet Commission has identified 12 risk factors for dementia. क्या क्या रिस्क फैक्टर है वो आपको बता दे रहे हैं जल्दी से, कि लोअर लेवल ऑफ एजुकेशन के कमी के कारण आप कुछ भी खा ले रहे हैं, कुछ भी कर दे रहे हैं, अपने शरीर के बारे में आपको कोई परवाह नहीं है। दूसरा, हियरिंग इम्पेयरमेंट, कि अगर किन्हीं को हियरिंग लॉस हो गया है उसके कारण भी डिमेंशिया होने का, क्योंकि ब्रेन जो है, ब्रेन का जो सेंसर की बात करें तो वो क्या क्या है, आपका स्किन, आपको सुनने का शक्ति जो कान से होता है, आप देखते हैं तो भी तब ना ब्रेन फंक्शन करती है, ठीक है, आपका जीभ जो आपका टेस्ट बड होता है, ये सब क्या है, हमारा ब्रेन को सेंस देती है, हमारा ब्रेन को क्या करती है कि ये चीज़ है। अब एक दो सेंसर खराब हो जाएगा आपकी कार में या बाइक में, जो सेंसर खराब होता है तो वो क्या होता है,
आपका जो डिस्प्ले होता है उस पर वो रीडिंग देना बंद कर देता है। तो सेम काउज यहाँ है कि ब्रेन से रिलेटेड जब भी अगर हम बात करेंगे तो ब्रेन का जो सेंसर है हमारा क्या क्या है, देखने का कैपेबिलिटी हमारा आई, हमारा सुनने का कैपेबिलिटी कान, हमारा टेस्ट करने का कैपेबिलिटी हमारा जीव, है ना, हमारा जो स्किन का जो जो होता है कि ठंडा है गर्म है, ये सब जो क्या है हमारा सेंसर है, अगर वो सेंस करना बंद कर दे तो मतलब हमारा ब्रेन के पास जो डेटा जा रहा है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो वो उसके कारण भी क्या होगा, हियरिंग, है ना, हियरिंग के बाद हम या विजन लॉस देख लिए, हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, ओबेसिटी, डिप्रेशन, फिजिकल इनएक्टिविटी, डायबिटीज़, है ना, एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, एयर पोल्यूशन एंड सोशल आइसोलेशन। सोशल आइसोलेशन इज ऑल्सो ये काउज ऑफ डिमेंशिया, कि अगर आप सोशली एकदम आइसोलेट हो गए हैं कि अकेले एक रूम में बैठे रहते हैं तो वो भी नहीं करना चाहिए। यू शुड मिंगल, आपको घूमना चाहिए, वॉक करना चाहिए, ये सब है, ठीक है। बाकी ये सब पढ़ लीजिएगा कि एजिंग पॉपुलेशन के क्या है, मेनली बोला जा रहा है कि जो मोस्ट पीपल हैं जिनमें प्रेवलेंट है होना तो वो एबव 60 इज 7.4% एस्टिमेटेड विद 8.8 मिलियन लिविंग। इससे ज़्यादा आपको जानने का जरूरत नहीं है, आपको एक बार खुद से इस आर्टिकल को पढ़ लीजिएगा, बेहतर समझ में आ जाएगा। ओके, अब चलते हैं अगला। क्या बोला जा रहा है कि कस्टम गोल्ड पे कस्टम ड्यूटी जो था वो कट करके मे टेक सम शाइन ऑफ SGB। SGB क्या होता है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। तो क्या बोला गया है कि गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड क्या की है, डिसीजन टू स्लैश का मतलब क्या करना, कम करना कस्टम ड्यूटी। अब यहीं पे आ जाता है कि कस्टम ड्यूटी क्या होता है। तो कस्टम ड्यूटी जो है वो क्या होता है, कस्टम ड्यूटी का मतलब होता है कि वैसा सामान, वैसा कोई चीज़ जिस पे टैक्स लगाया गया है, कैसे, जब वो कोई दूसरे कंट्री से इंपोर्ट किया गया हो, ट्रांसपोर्ट किया गया हो। मतलब कि अगर हम बात करें कि जिस टैब पे हम आपको अभी लेक्चर दे रहे हैं, है ना, तो वो अगर कोई दूसरे कंट्री से आया है, मान लिया जाए वो साउथ कोरिया से आया है या फिर USA से आया है, तो ये जो वहाँ का प्रोडक्ट है इस पे जो गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी ना, वो क्या होगा, कस्टम ड्यूटी। इसीलिए सामान का जो चीज़ हम बाहर का जो सामान होता है वो महंगा हो जाता है इंडिया में आने के बाद। सो कस्टम ड्यूटी इज व्हाट, सो कस्टम ड्यूटी इज टैक्स विच इज इम्पोज्ड ऑन दोज गुड्स विच आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द अदर कंट्रीज और द अदर बाउंड्रीज, दैट इज कॉल्ड कस्टम ड्यूटी। सीधा सीधा आपको ये जानना है कि दूसरे देश से जो सामान आता है उस पर जो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। अब आपको एक चीज़ और बताना है कि हमारे देश में अगर कोई चीज़ आप अपने ही देश में प्रोड्यूस की तो उस पर भी जो टैक्स लगती है, तो वो कौन सा टैक्स होता है, आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि अपने ही देश में अगर हम कोई चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो गवर्नमेंट उस पर कौन सा टैक्स लगाती है, ठीक है। तो अब आपको क्या बताएं कि जो कस्टम टैक्स तो समझ में आ गया कि बाहर से जो गोल्ड आ रहा है उस पर जो हम टैक्स लगा रहे हैं उसको क्या कर दिया गया है, 15% जो पहले लगता था उसको कम करके कर दिया गया है 6%, है ना। और वो बोला गया है कि डैम द स्पिरिट ऑफ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। अब आपको यहाँ समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज SGB, है ना, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या होता है, क्या है SGB, इसका मतलब क्या होता है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। अगर हम बात करें सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की तो नाम से ही पता चल रहा होगा क्या, एक बॉन्ड है, एक सिक्योरिटी है, और किस चीज़ के बारे में बात करेगा, वो गोल्ड के बारे में बात करेगा, और वो क्या है, सोवरेन है, मतलब आज़ाद है। मतलब कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी, दैट काइंड ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी विच इज डिनोमिनेटेड इन ग्राम्स ऑफ गोल्ड, है ना। बट ये क्या है, सब्सटीट्यूट है कि जो फिजिकल गोल्ड को आप होल्ड करते हैं, आप अगर सोना खरीदना चाहते हो तो आप क्या करते हैं, जाते हैं ज्वेलरी वाले के यहाँ, है ना, और वहाँ से सोना खरीद के लेके आते हैं। तो वो फिजिकल सोना आप रखते तो आपको क्या है, सिक्योरिटी का भी दिक्कत है, आप फिर क्या करते हैं, बैंक में जाके लॉक कर लेते हैं, वहाँ रखते तो वहाँ भी चार्ज लगता है। गवर्नमेंट इसके लिए क्या की कि 2015 में क्या की, नवंबर 2015 में क्या स्कीम लाई और बोला क्या कि वो SGB है ना, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है, कि आपको सोना खरीदना है, आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं गोल्ड पे, तो आप क्या करिए कि फिजिकल ना खरीद के आप RBI से एक कागज़ के ऊपर लिखा रहेगा कि आपका इतना इतना गोल्ड खरीदे हैं और वो रखा रहेगा। इससे क्या होगा कि आप जो फिजिकल एसेट को आप जो पकड़ के रख लेते हैं जिस पे गवर्नमेंट को काम करना होता है वो नहीं होगा, इसीलिए, ठीक है। तो वही है क्या, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। और ये किस चीज़ को, जो आप फिजिकली होल्ड करते हैं गोल्ड को, उसका एक सब्स्टिट्यूट है। और ये कौन इशू करता है, कौन, RBI, ध्यान दीजिएगा, इशूड बाय RBI ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऐसा नहीं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री में जाकर बोलेंगे हमको सोवरेन गोल्ड बॉन्ड दे दो, वो वहाँ से होगा, नहीं, ये देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही एश्योरेंस कि आप इसमें पैसा दीजिए, रिटर्न हम आपको देंगे। लेकिन ये इशू कौन करता है, इशू काम करता है कौन, RBI। आपको ये बताना है कि RBI किस तरीके का बॉडी है ना।
आरबीआई ये विच काइंड ऑफ बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी है, किस तरीके का बॉडी है आरबीआई, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो उसी के बारे में दिया गया है कि उससे क्या क्या फ़ायदा होगा। हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरत है नहीं कि डेंट टू एक्सपेक्टेड रिटर्न, जो हमारा जो रिटर्न है, आपको पता है कि कुछ दिन पहले क्या हुआ कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बढ़ा दिया गया उस पर 20%। उसके बाद क्या हुआ था, इंडेक्सेशन बेनिफिट को खत्म कर दिया गया। तो ये सब के कारण क्या है, लोग में लगा कि अगर हम ज़्यादा गोल्ड होल्ड करेंगे तो हमारा उस पर जो इंडेक्सेशन होगा, जो 20% पहले मिलता था, इंडेक्सेशन आपको बताए थे कि क्या होता है कि जो आप ये आपका महंगाई के कारण जो रेट बढ़ता था इन्फ्लेशन के कारण, तो इन्फ्लेशन को घटा दिया जाता था इंडेक्सेशन में, लेकिन उसको खत्म कर दिया गया है। तो आपको फ़ायदा क्या होगा, कम होगा। आपको लॉन्ग टर्म क्या बताए थे कि 1 साल से ज़्यादा अगर किसी चीज़ को होल्ड करेंगे उस पर जो प्रॉफिट होगा वो बढ़ा दिया गया टैक्स। तो ये सब के कारण इसी को कर्व करने के लिए गवर्नमेंट ने जो कस्टम ड्यूटी लग रहा था गोल्ड पे, उसको क्या कर दिया है, कट कर दिया है। आपको समझ में आ गया, इसको पढ़ लीजिएगा कि ड्यू टू डेंटेड एक्सपेक्टेड रिटर्न में डेंट लग गया इसके कारण। और दूसरा क्या है, लुक्रेटिवनेस ऑफ एसजीबी, जो उससे हाई रिटर्न मिलता था, लुक्रेटिव जो प्रॉफिट होता था उससे भी बचाने के लिए। तो ही लिखा हुआ है कि जो एसजीबी स्कीम है वो कब आया था, लॉन्च बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन नवंबर 15, अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट मोनेटाइजेशन स्कीम के द्वारा, कि जो आप होल्ड करते हैं उसको मोनेटाइज करने के लिए आरबीआई क्या करेगी, इशू करेगी इन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं अगले आर्टिकल पे कि बिहाइंड ले फ्लाइट गॉट कैंसिलेशंस हाई टेम्परेचर्स लो एयर डेंसिटी के कारण। क्या बोला गया है, आपको देख रहे हो कि इंडिगो की सारी फ्लाइटें क्या हुई, कैंसिल कर दिया गया। क्यों, उसका रीज़न बोला गया कि टेम्परेचर वहाँ बढ़ा हुआ है जिसके कारण वहाँ का डेंसिटी क्या हुआ था, कम हो गया था। तो यहाँ मैकेनिज़्म बताया गया है कि कैसे जो है एयरक्राफ्ट जो है, हमारा जो प्लेन है ना, एयरप्लेन है, एयरक्राफ्ट है, वो उड़ती है, उसके बारे में मैकेनिज्म बताया गया, उसका साइंस बताया गया है। उसका बताया कि कैसे टेम्परेचर जो अफेक्ट करता है एयरक्राफ्ट के फ्लाइट को। और तीसरा में क्या बताया है कि हम इसमें ग्लोबल वार्मिंग का रोल क्या है। आपको हम शॉर्ट में क्या बता दे रहे हैं, सबसे पहले कि टेम्परेचर का क्या रोल होता है। पहले ये आपको बताया गया क्या कि हाउ डू एयरक्राफ्ट फ्लाई, कैसे फ्लाई करता है। आप लोग सब साइंस टेक में पढ़े होंगे कि एयरक्राफ्ट का जो विंग होता है ना, वो इस शेप में होता है कि जो टॉप ना है ना, वो स्लाइटली थोड़ा सा कर्व्ड होता है इस तरीके का, है ना, जिस पे क्या होता है, अगर बॉटम के हिसाब से देखेंगे तो टॉप जो है कर्व है ना, बॉटम थोड़ा सा कम कर्व होता है, जिसके कारण क्या होता है कि एयरक्राफ्ट जो है वो मूव करना शुरू करता है। और हवा जो एयरक्राफ्ट के टॉप पे विंग्स पे है मूव्स फास्टर देन द अंडर द बॉटम, और जो फास्ट मूविंग एयर देन क्रिएट्स ए लो प्रेशर अबव द विंग्स। तो आपको बस ध्यान क्या रखना है, ये जो विंग्स है, चलिए आपको यहाँ पे जूम कर रहे हैं, ये ठीक है, आपको ये दिख रहा होगा, ये प्लेन है, ये प्लेन का विंग्स है, ठीक है। ये विंग्स पे ऊपर क्या होता है, थोड़ा कर्व होता है, किससे, नीचे से ज़्यादा। क्यों, क्योंकि वो तेज चले। और इसमें जो प्रिंसिपल यूज होता है वो कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है, बर्नौली प्रिंसिपल, ठीक है ना। बर्नौली प्रिंसिपल के हिसाब से क्या होता है, ऊपर में लो प्रेशर और नीचे में क्या होता है, हाई प्रेशर, जिसके कारण वो फ्लाइट ले पाती है ना। व्हेन कंपेयर टू प्रेशर अंडर इट, द डिफरेंस इन द प्रेशर ग्रेडियंट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, फोर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिफ्ट। तो प्लेन जमीन पे से चल रही होती है, अगर ऊपर में लो प्रेशर नहीं बनेगा और नीचे में हाई प्रेशर नहीं बनेगा तो जो फ्लाइट है ना वो लिफ्ट ही नहीं करेगी। तो लिफ्ट फोर्स लगाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो विंग्स है उसको इस तरीके से डिजाइन करते हैं, और जो डिजाइन करते हैं जो मैकेनिज्म, वो कौन सा मैकेनिज्म है, बर्नौली प्रिंसिपल। तो आपको 3 चीज़ ध्यान रखना है कि जो फ्लाइट का विंग्स होता है उसके ऊपर में कैसा प्रेशर होता है, लो प्रेशर, नीचे में हाई प्रेशर, कौन सा फोर्स लगाने के लिए, लिफ्ट फोर्स लगाने के लिए, और कौन सा प्रिंसिपल पे काम करता है, बर्नौली प्रिंसिपल। चलिए 1-2 एग्जांपल और दीजिएगा जिस पे बर्नौली प्रिंसिपल पे काम किया जाता है, ठीक है। आपको सब साइंस टेक में पढ़े होंगे, कमेंट करके बताइएगा, एकदम इससे सवाल आता ही आता है, आप लोग सब जानते हैं, कमेंट करके बताइएगा, आपका रिविजन होगा। ओके, अब आपको ये बताते हैं कि जब ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो एयरक्राफ्ट को कैसे वो अफेक्ट करता है। तो आपको पता होगा कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जब टेम्परेचर हमारा बढ़ेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने के बाद क्या होता है, एयर जो है हमारा, सपोज मान लीजिए कि हमारा एयर का एक, ये थोड़ा सा हम एयर देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये कॉम्पैक्टेड इस तरीके से है, अगर बहुत कॉम्पैक्टेड एयर है तो अगर हम टेम्परेचर इसका बढ़ाएंगे तो वो क्या होगा कि इसके अंदर का जो मॉलिक्यूल है वो एक्सपैंड करने लगेगा। एक्सपैंड करेगा तो मतलब क्या है, जो डेंसर है, ये हवा जो इतना डेंस है वो क्या होगा, वो फैल जाएगा, वो थिनर हो जाएगा। तो अगर हम वो नया पिक्चर देखेंगे तो ये थोड़ा सा एक्सपैंड होगा, एक्सपैंड होकर क्या हो जाएगा, इसके जो अंदर के जो मॉलिक्यूल है वो थोड़ा एक्सपैंडेड हो जाएंगे, है ना। एक्सपैंडेड होने से क्या होगा, वो थोड़ा थिन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि
एयरपेट जो थिनर हो जाएगा, इन द अदर बट दे क्रिएट मोर स्पेस बिटवीन द एयर मॉलिक्यूल विच मीन्स दैट फ्यूअर मॉलिक्यूल आर अवेलेबल अंडरनीथ द एयरक्राफ्ट विंग्स टू क्रिएट इनफ टू पुश द प्लेन इनटू द स्काई, जिसके कारण क्या होता है, ये जो नीचे हाई प्रेशर बनना होता है वो नहीं बन पाता है, ऊपर में लो प्रेशर उतना नहीं बन पाता, जिसके कारण जो लिफ्ट फोर्स लग रहा है, जिसके कारण फ्लाइट हमारा लिफ्ट करता है, वो नहीं बन पाता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो उसके अंदर का मॉलिक्यूल एक्सपेंड हो गया, मॉलिक्यूल एक्सपेंड हुआ, एयर एक्सपेंड हो गया, मतलब लेस डेंस हो गया, लेस डेंस होने का मतलब जो हमारा जो प्रेशर का जो गेम है, लो प्रेशर और हाई प्रेशर का, वो नहीं बनेगा, जिसके कारण लिफ्ट प्लेन नहीं हो पाएगा। तो आपको रीजन भी पता चल गया कि टेम्परेचर किसके कारण क्या हो जाता है। उसका देखिए यहाँ पे फैक्ट दिया हुआ है कि एयरक्राफ्ट जो है यूजुअली 1% लेस लिफ्ट विथ एवरी 3 डिग्री टेम्परेचर। जैसे जैसे अगर हर एक 3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, जो लिफ्ट है वो 1% क्या हो जाएगा, कम लगने लग जाता है। कि जैसे अगर 3% हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिफ्ट फोर्स जो है वो क्या है, 1% कम नहीं लगे हर एक 3 डिग्री टेम्परेचर पे। ठीक है, क्या पता कोई प्रोफेसर ये इसको पढ़ा होगा और ये सेम सवाल डाल देगा कि 1% लिफ्ट के लिए हम कितना डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएंगे घटाएंगे तो ये चेंजेज हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, हालांकि बहुत मुश्किल सवाल हो जाएगा ये, लेकिन बस आप पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट करें, तो आपको ये बस ध्यान रखना है कि यूजुअली गेट 1% लेस लिफ्ट विथ एवरी 3 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर राइजेज। ये कौन बोल रहे हैं? ये प्रोफेसर हैं, कहाँ के? एटमॉस्फेरिक साइंस ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग यूके। वो बता रहे हैं कि थिन एयर जो है ऑल्सो अफेक्ट क्या करता है, परफॉर्मेंस ऑफ एयरक्राफ्ट इंजन। आपको पता है कि जब एयर एक्सपैंड हो जाएगा तो ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो भी कम जाएगा, तो जो कंबशन होता है, कंबशन में क्या होता है कि कम ऑक्सीजन जाता है, कम ऑक्सीजन जाएगा तो क्या करेगा, उसके परफॉर्मेंस के, उसके इंजन का जो परफॉर्मेंस है उसको क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। ओके, ये पढ़ लीजिएगा, सेम चीज़ लिखा हुआ है, वही चीज़ हम आपको समझा दिए हैं। ये रोल क्या है ग्लोबल वार्मिंग का, कि एक्सट्रीम हीट विच अफेक्टिंग द टेक प्लेस एंड लैंडिंग जो है ना, उसका टेकिंग ऑफ और लैंडिंग में क्या दिक्कत करेगा, क्योंकि इंजन में ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं जाएगा, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, वो एक्सपैंड कर गया है, ठीक से कंबशन नहीं हो रहा है, तो वो उसका परफॉर्मेंस को करेगा। तो वो कहाँ पर दिक्कत करेगा, लैंडिंग और टेकिंग ऑफ में। तो ग्लोबल एवरेज जो है टेम्परेचर कितना बढ़ा है, 1.1 डिग्री। कब से? अगर हम 1880 से देखेंगे, 1880 से, तो हमारा जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है वो 1.1 डिग्री बढ़ गया है। अगर हम बात करेंगे इंडिया में तो एनुअल मीन टेम्परेचर जो है वो बढ़ गया कितना, 0.7 डिग्री सेंटीग्रेड। कब से? 1900 कंपेयर टू 1900 में जो लेवल था, 1900 में जो लेवल था इंडिया का, और अभी का जो लेवल है उसमें हम देखेंगे तो हमारे इंडिया में 0.7 डिग्री एवरेज टेम्परेचर बढ़ा है। तो स्टडी के हिसाब से वही बोला गया है कि जब जब टेम्परेचर हवा जब एक्सपैंड करती है तो फ्लाइट को क्या है ना, टेक ऑफ और लैंडिंग में क्या करना होता है, लंबा स्ट्रेच चाहिए उसको, मतलब हमारे एयरपोर्ट का जो रनवे है वो थोड़ा लंबा होना चाहिए। ये सब है। उसके बाद क्या बोला गया है कि एज ए रिजल्ट इन द शॉर्ट टाइम एयरपोर्ट्स विल नीड टू शेड्यूल फ्लाइट इन कूलर टाइम्स। कब करना चाहिए? सुबह या शाम में, जब टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। इंक्रीज द रनवे लेंथ, है ना, रनवे लेंथ को बढ़ाना चाहिए। डिक्रीज द टेकिंग ऑफ वेट, जब टेक ऑफ का है जो वेट है, इसमें एक ये फैक्ट दिया गया है कि कैसे धीरे धीरे हम लोग टेम्परेचर बढ़ने के कारण एयरक्राफ्ट का जो, इसमें 2 फ्लाइट का एग्जांपल दिया गया कि एयरबस A320 है और दूसरा एक ये बोइंग का कोई है फ्लाइट, है ना, हाँ, ये बोइंग 737 और 800, कि कैसे धीरे धीरे हम उसका वजन कम करना शुरू किए हैं। वजन कितना कम करना शुरू किए हैं? रिड्यूस 127 kg ईच ईयर, मतलब एक पैसेंजर या 2 पैसेंजर को हमेशा हम कट डाउन करते हैं जा रहे हैं। वही बोला गया है कि टेकिंग ऑफ द वेट ऑफ डील विथ क्लाइमेट चेंज, रिड्यूस डिस्ट्रप्शन एटसेट्रा। आपको मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा, ग्लोबल वार्मिंग का रोल समझ में आ गया होगा, है ना। फ्लाइट में क्यों कैंसिल किया जा रहा है लेह में, है ना, लेह में क्या है, लेह क्या है, एक डेजर्ट एरिया है, इसलिए वहाँ ये सब ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। सो सावधानी ज़्यादा बरतनी चाहिए, है ना, दुर्घटना से भली सावधानी ज़्यादा करना चाहिए। लोग ना जाएं कोई बात नहीं है, लेकिन दुर्घटना ना हो। अभी देखेंगे नेपाल में अभी हाल में ही प्लेन क्रैश कर गया है। अब आते दूसरा कि जो सियन रिवर है कहाँ है, आपको इतना बार हम चीख के बताए हैं कि कहाँ है, एफिल टावर के बगल में, पेरिस में। तो वहाँ क्या होना था, एक स्विमिंग का कॉम्पिटिशन होना था स्विन रिवर में ही, है ना। ये मैराथन होता है स्विमिंग का, वो कैंसिल कर दिया गया, मतलब कैंसिल पोस्टपोन कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है। वहाँ का जब पानी का टेस्टिंग किया गया तो पता चला कि इसमें ये पानी में तैरने लायक भी पानी नहीं बचा गया है। वही बोला गया कि ओल्ड ड्रेन है और ई कोली का थ्रेट है ना। कि पेरिस का जो एज सीवेज सिस्टम है वो डिज़ाइन इस तरह से किया गया है कि एक ही पाइप से, ये जो सीवेज पाइप है उसमें रेन का भी पानी इसी में जाएगा और सीवेज का भी। जनरली आप जब सिविल इंजीनियरिंग या जब आपके शहर में, अभी तो स्मार्ट सिटी के हिसाब से पटना में भी बन रहा है, दिल्ली में भी हर जो छोटे छोटे शहर में सीवर लाइन डाला जा रहा है ना, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जा रहा है, तो आप देखेंगे कि
वो ये फोरकास्ट किया जाता है कि कितना किस शहर में बारिश होता है, उस हिसाब से हम डालते हैं सीवर लाइन कि एक सेपरेट सीवर, जहाँ ज़्यादा बारिश होता है तो सेपरेट सीवर लाइन डाल दिया जाता है, किसके लिए, सिर्फ बारिश के पानी को ड्रेन करने के लिए। और जहाँ नहीं होता है वहाँ क्या करते हैं कि हम एक ही सीवर में दोनों को डाल देते हैं कि रेन वाटर भी इसी में से ड्रेन होगा और हमारा सीवर सिस्टम भी, क्योंकि वहाँ कम बारिश होती है, ओकेजनली बारिश होती है इसलिए। तो जो पेरिस के बारे में बोला गया है कि पेरिस का जो ओल्ड एज सीवर सिस्टम है वो डिजाइन किया गया है कि रेन वाटर और वेस्ट वाटर फ्लो दोनों को सेम पाइप से। तो जब हेवी वाटर हो जाता है तो क्या होता है कि जो पाइप का जो कैपेसिटी है वो अपना फुल कैपेसिटी पे चलने लगता है और वो ओवरफ्लो हो जाता है, लीडिंग टू द अनट्रीटेड सीवेज बीइंग, और उस वो क्या है, जो फालतू का जो कचरा है वो कहाँ चला जाता है, सीएन रिवर में, बिना ट्रीटमेंट प्लांट के गए हुए। आपको पता है कि प्रोविज़न है कि जो भी सीवेज का जो प्लांट है या वेस्ट वाटर है वो पहले ट्रीट होगी, उसके बाद उसको ड्रेन कहाँ किया जाएगा, रिवर में। पहले हमारा गंगा नदी भी अगर पॉल्यूट होने का मेन कारण आपसे पूछे गंगा यमुना को, तो क्या है कि हम लोग जो वेस्ट वाटर था तो उसको हम लोग डायरेक्टली कहाँ थ्रो कर देते थे, रिवर में, बिना ट्रीट किए हुए। दैट्स वाई वी आर मेकिंग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, एसटीपी प्लांट बनाया जा रहा है कि पहले जो भी वेस्ट वाटर होगा, जो भी सीवेज वाटर होगा उसको हम क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे, देन वी विल ड्रेन इट इन रिवर, ताकि वो वहाँ का जो एक्वेटिक लाइफ है वो डिस्टर्ब ना हो, रिवर जो है वो पल्यूट ना हो। ओके, तो उसी के बारे में बोला गया है कि वो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, उसमें ई कोली का थ्रेट है। ई कोली कहाँ पाया जाता है, हमारे ह्यूमन फीसेस में, और ये सब आपको पता होगा कि एक ई कोली होता है, एक बी कोली होता है ना, बैक्टीरिया है ये, है ना, जिसके कारण क्या होने का चांस है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, है ना, यूटीआई होने का ये चांसेस बहुत ज़्यादा है। वो बोला गया है कि वहाँ $1 बिलियन प्लान भी है ना, कि सीएन को पोल्यूट करने के लिए 1.4 बिलियन यूरो खर्च किया गया था, लेकिन नहीं अभी तक ठीक हुआ है। अल्टरनेटिव क्या है कि 30 और 31 को जो स्विमिंग होना था, ये ट्रायलथॉन स्विमिंग इवेंट, कहाँ कि सीएन रिवर में, उसको 5 अगस्त को कर दिया गया है। वाइल द मैराथन स्विमिंग इवेंट ऑल्सो भी हेल्ड इन द सीएन, मैराथन जो था उसको भी सीएन रिवर में ही करवाना था, लेकिन वाटर क्वालिटी का जो टेस्ट किया गया, जो कि मैंडेटरी है कि जब कंपटीशन होना है उसके 48 आवर पहले वहाँ का वाटर क्वालिटी टेस्ट किया जाएगा, जो फेल कर गया है ना, तो बोला गया कि हम उसको रिजर्व कर दिया गया और बोला हम इसको इम्प्रूव करेंगे, नहीं तो वहाँ कोई दूसरा वेन्यू है, वायरसुर मैराना न्यूटिकल स्टेडियम, वहाँ करवाया जाएगा। ठीक है, तो आपको देख रहे हो कि पोल्यूशन का जो रिवर पोल्यूशन का जो प्रॉब्लम है, नॉट इन इंडिया ओनली, ये वर्ल्ड वाइड आप देख रहे होंगे कि हम लोग कैसे नेचर के साथ खिलवाड़ किए, जिसके कारण नेचुरल डिजास्टर आ रहा है। अब आपको हम जो बता रहे थे कि मनु भाकर और सरबजोत का जो ये स्टोरी है आपको पढ़नी चाहिए। क्यों पढ़नी चाहिए कि कैसे आपका पूरा दुनिया का नज़र आप पे है, आप कैसे अपने एग्जाइटी से डील करते हैं, कैसे प्रेशर से डील करते हैं, खुद पे कॉन्फिडेंट रहते हैं, ये आपको कैसे हेल्प करेगा। बहुत लोग आप में से बोलते हैं ना कि एग्ज़ाम जब आता है तो उसके 7 दिन पहले हमको बहुत एग्जाइटी हो जाता है, बहुत डिप्रेशन हो जाता है, परेशान हो जाते हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो आपको ये समझ में आया कि आपका एक छोटा सा एग्जाम है, उसके लिए आप इतना डिप्रेस हो जाते हैं, इतना परेशान हो, जबकि आपको सब कुछ पढ़ा होता है। तो सोचिए ये जो खिलाड़ी हैं वो अपने पूरे लाइफ का एक दिन, और अगर बात करें तो मात्र 4 से 5 मिनट में इनका ये ये डिसाइड किया जाता है, पूरा नज़र होता है। तो कैसे प्रेशर झेलते होंगे, कैसे तैयारी किए होंगे, आप इसको पढ़िएगा, है ना, और पढ़ के आपको अच्छा फील होगा। ठीक है, अब आते हैं हम आज प्लेसेस इन न्यूज़ में हम देखेंगे अपने पड़ोसी देश श्रीलंका को, कि वहाँ क्या है, कि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, है ना, प्रेसिडेंट, सॉरी, ये रेकमिंगन्स, क्या नाम है इनका, रेकेमिंगसिंगे, है ना, रनील रेकमिंगसिंगे इनका नाम है, प्रेसिडेंट है वहाँ के, है ना। तो उनके बारे में बोले गेट्स बैकिंग ऑफ 92 लॉ मेकर्स ऑफ री इलेक्शन बिड। ठीक है, तो हम देखेंगे श्रीलंका, आपको पता है श्रीलंका ये श्रीलंका है। अगर हम सब पहले श्रीलंका की बात करें तो इसको पहले क्या बोलते थे हम लोग, सीलोन बोलते थे, CEYLON, एंशियंट टाइम में। ठीक है, अभी अगर इसका ऑफिशियल नाम की बात करें तो इसका ऑफिशियल नाम क्या है, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका। नाम तो इतना प्यारा रखा है लोग, लेकिन काम एकदम सब उल्टा सीधा करेगा, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका। ठीक है, ये क्या है, एक आइलैंड कंट्री, आप देख रहे होंगे चारों तरफ पानी है। इसका हम कैपिटल की बात करें तो कैपिटल कौन बताएगा, आप लोग बताएंगे, जैसा कि हर बार हम जो भी देश पढ़ाते हैं उसका कैपिटल कौन बताता है, आप लोग बताते हैं। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका कैपिटल कहाँ है। कोलंबो जो है, चलिए आपको हिंट दे रहे, कोलंबो जो है इसका एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल कैपिटल है, लेकिन इसका लेजिस्लेटिव कैपिटल कहाँ है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, इसके प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट कौन है, रनील विक्रमसिंघे, और पीएम की बात करें तो वह है दिनेश गुणावर्धना। ठीक है, गुणावर्धना। अगर हम बात करें, ये है श्रीलंका। ठीक है, यहाँ पे बात करें तो दिस प्लेस इज कॉल्ड मन्नार, ये आपका पाक स्ट्रेट है, ये जो इंडिया और ये 2 वाटर बॉडी जो है उसको क्या करती है, सेपरेट करती है, या कह सकते हैं कि इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करती है। यहीं पे क्या है, एडम्स ब्रिज,
है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, राम सेतु। अगर हम माइथोलॉजिकली देखें तो बोला गया था कि श्रीलंका का ही राजा कौन था, रावण। और रावण क्या था, सीता माता को कैप्चर करके ले आया था, जिसके कारण ये राम सेतु बना था। दैट इज कॉल्ड एडम्स ब्रिज। ओके, उसके बाद और इम्पॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे जो मन्नार है, आपको पता होगा गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार क्या है, वहाँ पे किस चीज़ है, हमारा डुगोंग का ये संरक्षण के लिए बनाया गया है रिजर्व। ठीक है, अब उसके बाद बात करेंगे यहाँ ये जाफना रीजन है। ठीक है, ये पाक स्टेट हो गया, इधर बे ऑफ बंगाल देखेंगे। ठीक है, और ये इंडियन ओशन का पार्ट है। अगर हम वहाँ की बात करें कि सबसे लंबी रिवर की, तो वो सबसे लंबी रिवर जो है वो है क्या, महावेली रिवर। जो कहाँ से निकलती है, वह श्रीलंका की सबसे लंबी रिवर है, महावेली रिवर। क्या नाम है उसका, महावेली रिवर, या उसको क्या बोलते हैं, महावेली गंगा भी बोलते हैं, या हम कह सकते हैं श्रीलंका की गंगा बोलते हैं। वो क्या है, वहाँ की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। क्यों, क्योंकि इंडिया की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी नदी है, गंगा। तो उसी तरीके से वहाँ की जो सबसे लंबी नदी है उसका नाम है महावेली। सो दैट्स वाई दे कॉल इट महावेली गंगा। ठीक है, और वो कहाँ जाती है, ये जो आपको गल्फ दिख रहा होगा छोटा सा, ये क्या है, त्रिनकोमाली बे है, सॉरी बे है ये, त्रिनकोमाली बे में ये जाके गिरती है। ओके, और वहाँ के हाईएस्ट पीक की बात करें तो क्या है नाम उसका, माउंट पेड्रो या पिदुरु तलागला। क्या नाम है, पिदुरु तलागला, या उसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में, माउंट पेड्रो। ये क्या है, एग्जाम में अगर पूछ दे कि वेयर इज माउंट पेड्रो, तो इट्स अ हाईएस्ट पीक इन श्रीलंका। श्रीलंका का हाईएस्ट पीक है। तो आज का डिस्कशन हमारा यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, आप लोग से जो सवाल गया है आप लोग उसके बारे में पढ़िएगा, जवाब दीजिएगा मन करे तो। ठीक है, फिर मिलते हैं कल। समय बहुत ज़्यादा लग गया, लेकिन आई होप दिस विल बी फ्रूटफुल फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच।